हेलो क्लास। गुड इवनिंग। वीडियो नंबर पार्ट 7 में क्लोज सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। क्लोज सिस्टम को मैंने कम्प्लीटली जो वीडियो पार्ट 7 का चेक आउट करेगा, पार्ट 7 मैंने लिखा हुआ है उस पर, पार्ट 7 BMCE टॉपिक टाइप्स ऑफ सिस्टम ब्रैकेट में क्लोज सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया और क्लोज सिस्टम को पूरा इलॉबरेट किया था। उदाहरण भी दिया था एक आईसी इंजन का, सिलेंडर पिस्टन असेंबली का। इस वीडियो में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं क्लोज सिस्टम को और भली भांति समझने के लिए। प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर, जैसा कि आप लोग पूर्व से उस वीडियो में मैंने इस चीज को आप लोगों से अवगत कराया कि क्लोज सिस्टम में ऊर्जा अथवा ऊष्मा परिवेश से कार्य हेतु निकाय में स्थानांतरित होती है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसी आधार पे मैं आप लोगों को प्रेशर कुकर का भी एग्जांपल देता हूं कि प्रेशर कुकर भी बंद निकाय को, क्लोज सिस्टम को फॉलो करेगा। प्रेशर कुकर में हम जब कुछ पकाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें सपोज दैट अगर हमने एक प्रेशर कुकर में दाल रखी, बाहर से परिवेश से 100 ग्राम दाल ला करके मैंने उसमें डाला, नमक और हल्दी डाला और पानी डाला। कुल मास जो है हमने 1 kg का डाल दिया उसमें। कुकर को बंद कर दिया। अब उसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। वो ऊर्जा हमारा ऊष्मा के रूप में है। वो ऊर्जा हमारा ऊष्मा के रूप में है। अब क्या होगा कि जब दाल हमारी पक जाएगी तो हम उसको निकालते हैं और देखेंगे भी कि ऊष्मा जब हम दे रहे थे निकाय में, तो स्टीम बन के ऊपर सीटी लग रही थी और निकल रहा था। मतलब कार्य हमारा स्थानांतरित हो रहा था, ऊर्जा भी हमारी स्थानांतरित हो रही है, लेकिन मास हमारा निश्चित है। इसका पूर्ण रूप से सत्यापन तब होता है जब आप दाल को टेस्ट करते हो तो देखते हो कि उसमें नमक की कमी नहीं होती। अगर द्रव्यमान में उसके परिवर्तन हो रहा होता या द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा होता तो नमक हमारा क्या होता? उड़ जाता। स्टीम के थ्रू, सीटी के थ्रू ऊपर परिवेश में निकल जाता। तो यह बताता है कि प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान निश्चित होती है।
अब हम लोग आगे देखेंगे ओपन सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि टॉपिक नंबर 1 बी लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा है? खुला निकाय। इसमें डिफिनीशन क्या कहता है, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर हम उसे आपको अपने भाषा में समझा देंगे। जिस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरे कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसकी ऊर्जा निकाय से परिस्थान में निकाय से परिस्थान में या परिस्थान से निकाय में सुगमतापूर्वक स्थानांतरण होता रहता है। सुगमतापूर्वक स्थानांतरण होता रहता है। परिस्थान से निकाय में और निकाय से परिस्थान में किसका स्थानांतरण होता रहता है? द्रव्यमान, जो कार्यकारी पदार्थ हमारा निकाय के अंतर्गत रहता है, जो कार्यकारी पदार्थ, उस कार्यकारी पदार्थ का द्रव्यमान यानी मास एवं ऊर्जा यानी एनर्जी, मास एंड एनर्जी वर्किंग सबस्टेंस का, जो कि हमारे निकाय के अंतर्गत रहता है, उस द्रव्यमान, उस कार्यकारी पदार्थ का द्रव्यमान या ऊर्जा परिवेश से या परिस्थान से निकाय को, निकाय से परिस्थान को स्थानांतरण होता रहता है या होता रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? खुला सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, खुला सिस्टम नाम से ही ज्ञात है नाम से ही ज्ञात है कि खुला सिस्टम नाम से ही ज्ञात है कि जो निकाय है हमारा वो खुला हुआ है। खुले हुए से तात्पर्य यह हुआ खुले हुए से तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी चीज आ जा सकती है। जैसे अगर आप अपने घर का, आवास का गेट को खोल दें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाती है। गेट पे जो भी बंदा आएगा वो अंदर आ सकता है और अंदर का जो बंदा होगा वो बाहर जा सकता है। ठीक उसी तरह खुला निकाय है। निकाय से परिवेश की ओर, परिवेश से निकाय की ओर कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान अथवा द्रव्यमान की ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है। इस तरह के निकाय को हम क्या कहते हैं? खुला निकाय कहते हैं। अब इसके चित्र को समझेंगे। चित्र 1.3 जो कि बनाया गया है चित्र की तरह। इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है। द्रव्यमान लेफ्ट से राइट की ओर प्रवेश कर रहा है। परिवेश से निकाय में लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। जो घेरा गया है रफली, एक सर्किल नुमा जो घेरा है वो क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री है। उसके अंतर्गत निकाय है। क्या है? निकाय है। निकाय से बाईं ओर देखिए, बाईं ओर राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है?
बाहर आता द्रव्यमान। मतलब एक ओर से द्रव्यमान प्रवेश भी कर रहा है निकाय में, कहाँ से? परिवेश से। दूसरी ओर निकाय से परिवेश की ओर द्रव्यमान हमारा निकल भी जा रहा है। तो द्रव्यमान का यहाँ पे यानी मास का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास का यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। कहाँ से? निकाय से परिवेश को, परिवेश से निकाय को, बेफिक्री, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी प्रकार के बिना रोक टोक के सारी चीजें हो रही हैं। अब देखिए, नीचे से ऊर्जा हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा हमारा स्थानांतरण हो। अभी तक मैंने एग्जांपल दिया द्रव्यमान का कि द्रव्यमान हमारा परिवेश से निकाय में, निकाय से परिवेश से निकल रहा है। लेकिन अब मैं उदाहरण दूंगा ऊर्जा का। ऊर्जा हमारा नीचे से निकाय में, चित्र के अनुसार मैं कह रहा हूं, चित्र के अनुसार नीचे से निकाय की ओर प्रवेश कर रहा है। ऊर्जा हमारा किस रूप में है? ऊष्मा के रूप में है, यानी हीट में, हीट को निकाय में दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है। ऊपर से देखिए, कार्य के रूप में, कार्य के रूप में ऊर्जा हमारी स्थानांतरित हो रही है। कार्य के रूप में ऊर्जा हमारी स्थानांतरित हो रही, मतलब ये हुआ कि निकाय के अंतर्गत जो जिस काम के लिए हमने इस निकाय को बनाया, इस निकाय के अंतर्गत हमने द्रव्यमान को प्रवेश कराया, उसको ऊर्जा दिया, उसको ऊर्जा दिया। कौन सा ऊर्जा? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दिया। और वो जब हमारा उस ऊर्जा से कार्य होना प्रारंभ हो गया, तो हमारा कार्य जो है उसी ऊर्जा से कार्य हमारा बाहर निकलना शुरू हुआ। तो बाबू, जो कार्य बाहर निकलेगा, जो वर्क हमारा बाहर निकलेगा, मान लो बाहर अगर हमने चक्का लगा दिया है, पहिया लगा दिया और पहिया हमारा घूमना शुरू हो गया, तो वो जो पहिया हमारा घूमना शुरू हुआ, तो वो एनर्जी जो है, एनर्जी जो अंदर थी, वो एनर्जी बाहर जा करके कार्य के रूप में परिवर्तित हो गई। वही चीज ऊपर लिखा है, कार्य रूप में ऊर्जा स्थानांतरण। कार्य के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, मतलब हमारा निकाय के अंतर्गत ऊर्जा लेकर के कार्य होना प्रारंभ हो गया और कार्य हमारा परिवेश में जाना शुरू हो गया। ये था हमारा खुला निकाय। खुला निकाय का अब हम उदाहरण देखेंगे। खुला निकाय का अब हम उदाहरण देखेंगे, तो बता रहे हैं उदाहरण उसका। देखिए, मोटर कार के इंजन में पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण पिस्टन असेंबली में प्रवेश करता है एवं दहन के उपरांत धुआं एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर निकलता है। द्रव्यमान तथा यांत्रिक कार्य दोनों निकाय की परिसीमा को पार करते हैं। ये क्या मैंने बताया? ये मैंने बताया आपको। इसके पहले भी मैंने वीडियो पार्ट नंबर 7 में जो क्लोज सिस्टम बताया था, उसमें भी एक एग्जाम्पल दिया था। लेकिन इस एग्जाम्पल को आधार मान करके मैंने उसको समझाया था, लेकिन उसमें द्रव्यमान
हमारा स्थिर हुआ करता था, द्रव्यमान हमारा स्थानांतरित नहीं होता था, स्थानांतरण नहीं होता था, द्रव्यमान हमारा क्या था, स्थिर था। उस वीडियो में आप गौर से सुनेंगे तो उस वीडियो में द्रव्यमान हमारा स्थानांतरित नहीं हो रहा था। उसमें देखिए, जैसे मैंने ये पेज को खोला है, उसमें गैस है। इस क्लोज सिस्टम में गैस का इस्तेमाल हमने किया है, गैस का इस्तेमाल हमने किया है, और सिलेंडर पिस्टन का हमने इस्तेमाल किया है, और इसमें हमने द्रव्यमान को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं हो रहा था। अब हम आते हैं खुला निकाय पे। खुला निकाय में हम क्या कह रहे हैं, मोटर कार के इंजन में देखिए, ये सबसे आसान क्या मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे उस वीडियो में पार्ट 7 में मैंने पूरा आईसी इंजन को मैंने बताया था आपको, स्ट्रोक को मैंने बताया था आपको, जिसमें 4 स्ट्रोक होते थे, उसको मैंने अलग से बता दिया था ताकि आगे चल के भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप समझ सकें कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो एसआई इंजन में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रोसेस होते थे, 4 स्ट्रोक होते थे। पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा एक्सपेंशन, चौथा एग्जॉस्ट। इन चारों प्रोसेस को मैंने समझाया था आपको वीडियो नंबर 7 में ही, और अब मैं आप लोगों को उसी का उदाहरण मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो ये कह क्या रहा है, मोटर कार के इंजन में पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण पिस्टन सिलेंडर असेंबली में प्रवेश करता है। मतलब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है सिलेंडर पिस्टन में प्रवेश करता है। सिलेंडर पिस्टन के अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है, सक्शन प्रोसेस के तहत प्रवेश कर रहा है। किसके थ्रू, सक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रवेश कर रहा है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। एवं दहन के उपरांत धुआं निकास वाल्व के माध्यम से बाहर निकलता है। अब मैंने देखो बाबू उसमें बताया था कि 4 प्रोसेस थे। सक्शन के माध्यम से हमारा एयर और फ्यूल का, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है सिलेंडर पिस्टन में इंटर किया और हमारा सक्शन प्रोसेस खत्म हुआ, इनलेट वाल्व क्लोज। अब क्या होगा, पिस्टन हमारा नीचे आएगा, पिस्टन हमारा नीचे आएगा और फ्यूल को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, कंप्रेशन प्रोसेस। जब फ्यूल, हम ये सब चीजें मैं बता चुका हूं लेकिन आ गया तो मैं बोलते जा रहा हूं। जब फ्यूल हमारा कंप्रेस्ड होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, दहन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इग्निशन शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन स्ट्रोक बंद हो जाएगा और हमारा एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। एक्सपेंशन इसलिए शुरू होगा, एक्सपेंशन को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या होता है वो, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक जो है, जैसे ही पेट्रोल हमारा दहन करेगा, हाई अमाउंट में हीट एनर्जी लिबरेट करेगा। दहन के उपरांत एक भारी मात्रा में उष्मीय ऊर्जा का वहां पे उत्पन्न करेगा। तो वो क्या करेगा, वो हाई अमाउंट हीट जो है पिस्टन हमारा नीचे की ओर उसको झटका देकर के ऊपर की ओर भेजेगा। इसी इसी ताकत को हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। क्योंकि पिस्टन को हमारे कार्य नहीं करना पड़ा, पिस्टन हमारा एनर्जी लेकर के कार्य किया, ऊपर गया, ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल, दहन के उपरांत। अब देखो, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी हमारा पूरा हो गया। अब क्या होगा, जब पेट्रोल वहां जला है तो धुआं होगा, तो वो धुआं हमारा एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू निकल जाएगा और एग्जॉस्ट प्रोसेस भी हमारा
बंद हो जाएगा। तो ये चारों प्रोसेस हमारे लगातार इंजन में होते रहते हैं। पेट्रोल जलता रहता है, धुआं गाड़ी से निकलता रहता है। तो ये क्या है, पेट्रोल जल करके धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा हमने दिया, द्रव्यमान हमने दिया, ऊर्जा और द्रव्यमान कार्य के रूप में बाहर निकल रहे हैं। कार्य जो ऊर्जा थी हमारी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। गाड़ी हमारी चलने लगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और द्रव्यमान हमारा धुएं के रास्ते बाहर निकल गया। तो मतलब क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा का निकाय से परिवेश की ओर, परिवेश से निकाय की ओर स्थानांतरण हो रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, खुला निकाय। अब देखिए तीसरा निकाय, दो निकाय आपको मैंने समझा दिए, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। अब जो सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, विलगित निकाय, विलगित निकाय। देखिए बाबू, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से द्रव्यमान, जिसको कहते हैं मास, ना ही एनर्जी का निकाय से परिवेश की ओर, परिवेश से निकाय की ओर स्थानांतरण नहीं होता है। मतलब मास भी कांस्टेंट होगी और एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। एक बार जैसे अगर किसी निकाय के अंतर्गत एक बार हमने द्रव्यमान को रख दिया, तो उस द्रव्यमान की कुछ ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा और द्रव्यमान हमारा क्या होगा, उस निकाय के अंतर्गत सुरक्षित होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। फॉर एग्जाम्पल थर्मोप्लास्क, थर्मोप्लास्क या थर्मस कह सकते हैं आप, जो हमारा चाय गर्म करने के लिए रखा जाता है। इसमें आप लोग देखे होंगे, इसमें आप लोग देखे होंगे कि इसमें जब चाय हमारी जलती हुई चाय होती है, उसको मान लीजिए मॉर्निंग में ढक्कन खोला मैंने और गर्म करके चाय बनाया, और चाय बनाने के बाद, छानने के बाद उस बॉटल में, उस थर्मस में रख करके हमने पैक कर दिया। तो चाय जो हमारा है वो क्या है, एक मास है। क्या है, द्रव्यमान है। उस द्रव्यमान में एक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। उस मास भी है, चाहे हमारा क्या है, मास है। उस मास में एनर्जी है हमारा, कौन सी, हीट एनर्जी है। हमने परिवेश से ला करके उस निकाय के अंतर्गत उस चाय को हमने डाल दिया, थर्मस बंद कर दिया। अब अगर हम शाम को खोलते हैं उस चाय की बोतल को, तो हम देखेंगे कि चाय हमारी गर्म है, लगभग उतनी ही गर्म है जितनी हमने डाली थी। चाय हमने 100 ml डाला था, तो चाय हमारा नेट 100 ml है, ना कि 150 ml हो गया, ना कि 90 ml हो गया। 100 का 100 है, और एनर्जी भी हमारी भरपूर है जो हमने डाला था। इसका मतलब थर्मोप्लास्ट जो है हमारा, फॉलो कर रहा है किसको, आइसोलेटेड सिस्टम को। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का उदाहरण हो गया, किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि सर थर्मस जो है, जैसे रख दिया लेकिन 12 घंटे में ठंडा नहीं हुआ चाय, तो 24 घंटे में, 48 घंटे में कभी ना कभी तो ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने का मतलब ये है कि एनर्जी तो वहां से ट्रांसफर हुई, कहाँ से, थर्मस से निकाय। थर्मस क्या है, हमारा निकाय है, यानी निकाय से परिस्थान को स्थानांतरित हुई हमारी ऊर्जा, उसमें ऊर्जा हमारा स्थानांतरण हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज
प्रैक्टिकली हम पूरी तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, वो बहुत टाइम तक आइसोलेटेड सिस्टम को फॉलो करता है। तो इसलिए हम इन चीजों को नगण्य मान करके उसको आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण मानते हैं। ये नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये रहा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो मुझे लगता है कि आपको आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम समझ आ गया होगा। अब लास्ट हमारा चौथा जो है एडियाबेटिक सिस्टम है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं रुद्रोष्म निकाय। क्या बोलते हैं? रुद्रोष्म निकाय। तो रुद्रोष्म निकाय को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यह वह निकाय है जिसकी परिसीमा परिसीमा बाउंड्री परिसीमा इस प्रकार की होती है कि उष्मा इसके आर पार नहीं जा सकती। मतलब एनर्जी, हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है जिस निकाय के बाउंड्री से, जिस निकाय के बाउंड्री से ऊर्जा का आर पार नहीं हो रहा है, उस तरह के निकाय को, उस तरह के परिसीमा को हम क्या बोलेंगे? रुद्रोष्म परिसीमा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक बाउंड्री बोलेंगे। और इस तरह के निकाय को हम क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक निकाय, रुद्रोष्म निकाय, एडियाबेटिक सिस्टम। तो एक बार और सुन लीजिए। जिस परिसीमा से वह निकाय जिसकी परिसीमा से उष्मीय ऊर्जा का आर या पार जाना संभव ना हो, तो इस परिसीमा को हम रुद्रोष्म परिसीमा, रुद्रोष्म मतलब एडियाबेटिक बाउंड्री कहते हैं। तथा इस तरह के निकाय को हम रुद्रोष्म निकाय, एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारा है कार्यकारी पदार्थ की अवस्था के आधार पर। कार्यकारी पदार्थ की अवस्था के आधार पर निकाय कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में बोलते हैं समांग निकाय, समांग निकाय। हेट्रोजीनियस को बोलते हैं विषमांग निकाय। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।